हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें आज हम हमारे हिंदी माध्यम का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल अवधारणा। ठीक है, इसे हम मूल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखें बहुत समय बाद मैं हिंदी में वापस आ रहा हूँ। मतलब जब मैं पढ़ता था तब मैं सब चीज़ें हिंदी में पढ़ा करता था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बिफोर हम चैप्टर स्टार्ट करें। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंट होता है, मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंट होता है, प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं, लेकिन कई कारणों की वजह से, कई फैक्टर्स की वजह से, बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं निकल पाते, हम चीज़ों में बढ़ नहीं पाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश। बिल्कुल, जैसे कि आप देखते रहो ज़माना बढ़ता जा रहा है, इंग्लिश आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा जो मैंने खुद पढ़ते टाइम हमेशा इस चीज़ को इम्प्लाई किया था अपनी लाइफ के अंदर, मैं इसको फॉलो करता था हमेशा, कि आप जब भी, जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ रहे हो, जब आप कॉलेज में पहुँचोगे ना तो आप मतलब आगे तक आप सिर्फ हिंदी से काम नहीं चला पाओगे, तो आपको साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए चलना होगा ना, उसको भी आपको ठीक करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, गणित पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री रसायन पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स भौतिकी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको साथ साथ उनके इंग्लिश टर्म्स, पद इंग्लिश टर्म्स को भी आपको साथ में क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। तो मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा, जो भी काम की चीज़ें मैं उनके आपको इंग्लिश में नाम भी बताता जाऊंगा, पद जो यूज़ करते हैं उनको बताता जाऊंगा, और आप भी कोशिश करें कि हर बार उसको रिकॉल करें, उसको दिमाग में वापस लेके, हाँ इसको ये बोलते हैं। और जब आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में ही यूज़ करना और लिखना शुरू करें। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ ये एक साथ साथ चलता रहेगा, ये जो आपका पूरा का पूरा प्रक्रम है, प्रोसेस है, और इसी के थ्रू आप लोग क्या करते रहोगे आगे अपनी, जब आप कॉलेज तक पहुंचोगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका होगा, फिर कॉलेज में पहुंचकर आपको और बहुत कुछ करना होता है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो वो सब साथ साथ होता है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर 11वीं क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। ये आपको रसायन की भाषा समझाता है, केमिस्ट्री की भाषा आपको समझाता है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपको समझाता है। इस चैप्टर को आप एज अ चैप्टर बिल्कुल मत समझें, ठीक है, ऐसा समझें कि आपको ये चैप्टर पढ़ के और बस पास होना, नहीं, ये आपको केमिस्ट्री में हर जगह काम में आएगा। ठीक है, आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर आप 12वीं के हो, या फिर आप 13वीं के हो, मतलब जो लोग ड्रॉप लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम परिभाषाएं उनको रट लेते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं चिपकाने की कोशिश करते हैं। वो सब नहीं करना है, ठीक है, हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से चलेंगे और हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मूल अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मूल अवधारणा को शुरू करने से पहले हमें एक टर्म सीखना होता है, एक नया पद सीखना होता है, जिसे हम बोलते हैं परमाणु भार, ठीक, या फिर परमाणु द्रव्यमान। जब हम पढ़ा करते थे तब तो परमाणु भार बोलते थे, लेकिन मैंने एनसीईआरटी देखी है तो हिंदी में इसे आजकल परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो आओ सीखते हैं परमाणु भार क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालें आप, परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। चलिए तो देखते हैं क्या होता है परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। देखो, हम ये सारी बातें कर रहे हैं 1960 के आसपास की। कहाँ की बात कर रहे हैं? 1960 के आसपास में ये सब चल रहा था, जब आपको एक परमाणु के भार और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बातें करने की ज़रूरत पड़ी। तो उस टाइम पर आपके पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी, ऐसा कोई यंत्र नहीं था जिससे आप इतने छोटे कण का, है ना, इतने छोटे कण का क्या निकाल सको, द्रव्यमान निकाल सको या भार निकाल सको। तो वहां पर क्या किया गया, जुगाड़ किया गया। क्या किया गया? जुगाड़ किया गया। जुगाड़ कैसे किया गया, उस जुगाड़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके सिखाता हूँ चीज़ों को। इतना शायद आप लोगों ने फिजिक्स में कभी ना कभी सुना होगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया बताओ 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, तो कई लोगों का आंसर आता है इस पे कि सर 1 केजी, 1 किलोग्राम मास होता है, भार होता है। हाँ होता है, तो मुझे तो बताओ ना 1 किलोग्राम का मतलब क्या है। तो मैं भी जानता हूँ कि किलोग्राम से हम मास या फिर भार पता करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया। तो आओ मैं आपको यूनिट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, फिजिक्स की बात है, बट मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि क्या है, आपके पास
ये कहीं अमेरिका के अंदर जो म्यूजियम है ना, संग्रहालय है, वहां पर एक प्लेटिनम और इरिडियम की अलॉय, अलॉय यानी मिश्र धातु, क्या होती है, मिश्र धातु का एक सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर का जो भार है उसे 1 किलो मान लिया गया है। हाँ, क्या कर लिया गया है, मान लिया गया है। तो ये क्यों मान लिया गया, इस पर चलते हैं। तो चलो, अभी तक हमने इसका कुछ भी भार नहीं माना है, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज कर दी है कि इस दुनिया में मुझे जिस भी चीज का भार पता करना है, मैं उसे इसके साथ तोलकर या कंपेयर कर मैं क्या करूंगा, इसका भार पता करूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक लेंगे तराजू, वेट बैलेंस। ठीक है, बिल्कुल देसी टेक्निक पे चलते हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां तोलते हैं ना, बिना बाट के, बिना वजन के, बिल्कुल वैसे ही। तो मान लो आपके पास कोई एक चीज थी ए, मुझे इसका भार पता करना है। अब भार पता करने के लिए मैंने इसको बना लिया स्टैंडर्ड, ये मेरा मानक है, मानक बोले तो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है। अब मुझे इस दुनिया की जिस भी चीज का भार पता करना है, मैं उसे इसके साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं इस ए को यहां रख दूंगा, यहां पे रख दिया मैंने ए को। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ए रखते ही ये हिस्सा नीचे चला जाएगा। अब आप यहां पर ये सिलेंडर रखना शुरू करोगे। एक सिलेंडर रखा, फिर आपने दूसरा सिलेंडर रखा, फिर आपने तीसरा सिलेंडर रखा, और 3 सिलेंडर रखते ही ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बताओ, जैसे ही दोनों बराबर हुए, अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि भैया ये जो आपके पास चीज थी ना ए, इस ए का जो भार है या इसका जो द्रव्यमान है, बताओ वो किसके बराबर होगा, 3 सिलेंडर के द्रव्यमान के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए का द्रव्यमान इज इक्वल्स टू, कितना है बताओ, 3 गुना है किसका, सिलेंडर के द्रव्यमान का। ठीक है, तो आई थिंक मैं भूल गया हूं सिलेंडर कैसे कहते हैं, तो आप इतना सा कोप अप करना, धीरे धीरे मेरी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छा फ्लो आता जाएगा। ठीक है, तो वो आप समझ लेना। तो ये हो जाएगा आपके सिलेंडर का द्रव्यमान, ऐसे लिख रहा हूं मैं, 3 गुना ऑफ क्या, सिलेंडर का द्रव्यमान। तो एक ए का द्रव्यमान इस सिलेंडर के द्रव्यमान का 3 गुना होगा। अब ऐसे ही मान लो आपके पास कोई दूसरी चीज आ गई बी, आपने बी को रख दिया। ठीक है, तो बी रखने पर मान लो मुझे ऐसे 10 सिलेंडर रखने पड़े, क्या रखने पड़े सॉरी 10 सिलेंडर रखने पड़े। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि जो बी का द्रव्यमान होगा, बी का द्रव्यमान बताओ वो कितना होगा, वो 10 गुना होगा सिलेंडर के द्रव्यमान का। होगा। ऐसे मान लो कोई आप एक और चीज उठा के लाए सी, तो सी का द्रव्यमान मान लो दोनों तराजुओं को बराबर करने के लिए आपको ऐसे 25 सिलेंडर रखने पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा किसका, सिलेंडर के द्रव्यमान का। किसका हो जाएगा, इस सिलेंडर के द्रव्यमान का ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो, आपने जिसको मानक बना लिया, जिसको स्टैंडर्ड बना लिया, अब आप उसके साथ क्या कर रहे हो, उसके सापेक्ष, रिलेटिव, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, तो उसके सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, इन चीजों का द्रव्यमान पता कर रहे हो। अब आप दुनिया की कोई भी चीज ले आओ, मैं उसके द्रव्यमान को इसके द्रव्यमान से कंपेयर करके, ठीक है, दोनों को कंपेयर करूंगा, तोलूंगा और देख लूंगा कि उस चीज का द्रव्यमान या भार या मास, है ना, इस सिलेंडर के मास का कितना गुना है। ठीक है, अब देखो मुझे हर जगह यही लिखना है, तो या तो मैं बार बार सिलेंडर का द्रव्यमान, सिलेंडर का द्रव्यमान, सिलेंडर का द्रव्यमान लिखता रहूं, या फिर मैं क्या करूं, इसको एक नाम दे दूं, इसको मैं एक यूनिट बना दूं। आप चाहो इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आप चाहो तो इसका नाम आप शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन कुछ भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी रख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। लेकिन हमने क्या किया, जो हमने तो नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस चीज को बोला कि भाई आज के बाद ना ये जो सिलेंडर का द्रव्यमान है इसे हम बोल देंगे 1 किलोग्राम। क्या बोल देंगे, 1 किलोग्राम। तो देखो जैसे इसको 1 किलोग्राम बोला, बताओ ए का भार या ए का द्रव्यमान कितना आ गया, 3 किलोग्राम। बताओ बी का भार या बी का द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम, और सी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम। तो इस तरह से हमारे पास किलोग्राम यूनिट बनी। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आप ये सीख पाओ कि कैसे हम परमाणु भार को बताते हैं, कैसे हमने परमाणु भार को परिभाषित किया, उसी से आप चीज़ों को
बेसिक लेवल से सीखना शुरू करोगे, ठीक है, तभी आप रटना भूलोगे। तो इस आदत को बनाएं, धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आदत आपकी अपने आप ही बनने वाली है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि यूनिट कैसे बनाते हैं। बन गई यूनिट मतलब इकाई, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो एक और चीज पर, हमने सिलेंडर के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम ही बोला। अगर मैं उसे 5 किलोग्राम बोलता तो क्या फर्क पड़ता, भाई मैं ही तो बना रहा हूं, दुनिया में किसी और को तो पता है ही नहीं, तो मैं 5 किलोग्राम बोल देता। तो 5 किलोग्राम बोल देता तो बताओ इसका भार कितना हो जाता, 15 किलोग्राम, इसका कितना हो जाता 150, 150 किलोग्राम, और इसका कितना हो जाता 25 कितना होगा जल्दी बताओ, 375 है, 375 होगा क्या, हाँ 375 होगा। तो इसका भार कितना होता, 375 किलोग्राम हो जाता। लेकिन उससे क्या होता, उससे ये होता कि जो असली है ना, असली वैल्यू है वो क्या हो जाती, बदल जाती। जहां वो 3 था वो बदल के कितना हो गया, 15 हो गया, 10 था वो बदल के 50 हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जो रियल वैल्यू है जो आ रही है वो चेंज ना हो, वो बदले नहीं। तो उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी इकाई या यूनिट बना रहे हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रखी जाए, 1 रखी जाए। इस चीज़ की हम कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने इसको 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम नहीं बोलकर सिर्फ 1 किलोग्राम बोला। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन, ऐसी ही कोई परिस्थितियाँ यहाँ पर भी थी। इस समय तक 1960 तक या उसके आसपास के समय तक कोई नहीं जानता था कि एक परमाणु का भार कितना होता है। तो अगर हम सिर्फ परिभाषा के हिसाब से चलें परमाणु भार, तो हमें इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, ये जो होगा आपके पास एक परमाणु का भार, या किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो भार होगा, एक परमाणु का भार, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका परमाणु भार। चलती फिरती लैंग्वेज दिख भी रहा है, परमाणु भार यानी एक परमाणु का भार। लेकिन इसको पता करना इतना आसान नहीं था उस समय पर, ठीक है। तो उस समय पर हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं था, ऐसा कोई यंत्र नहीं था जो इस काम को पता कर पाए। तो आप ये लिख भी सकते हो कि उस समय ऐसा कोई यंत्र नहीं था जो एक परमाणु का भार पता कर सके। ठीक है, नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम फिर से जुगाड़ तकनीक के ऊपर जाएंगे और जुगाड़ के द्वारा हम क्या करेंगे, परमाणु का भार पता करना शुरू। तो हमने परमाणु भार की जगह हमने पता करना शुरू किया सापेक्ष परमाणु भार। क्या, सापेक्ष परमाणु भार। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिलेटिव। तो इसका नाम आप याद रखना, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। आप भार की जगह द्रव्यमान भी यूज कर सकते हो, मैं भार बोल रहा हूं मतलब द्रव्य, क्योंकि फिजिक्स में दोनों में फर्क होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता, इसलिए दोनों को चला लेंगे हम लोग। इस तरह तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। तो साथ साथ इंग्लिश टर्म हम सीखते हुए चलेंगे, बहुत ही बढ़िया। अब सापेक्ष परमाणु भार क्या है, जैसे मैंने बताया आपने वो जो सिलेंडर बनाया था उस सिलेंडर को आपने मानक मान लिया, स्टैंडर्ड बना लिया, और उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव आपने दूसरी चीजों का द्रव्यमान या भार पता करना शुरू किया। वैसा का वैसा काम आप यहां करने वाले हो। सबसे पहले हाइड्रोजन को मानक माना गया था, स्टैंडर्ड माना गया था, और उसके हिसाब से बाकी तत्वों के मास लिखे गए थे। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को माना गया, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सापेक्ष मानक मान के चल रहे थे, तो कई तत्वों के जो परमाणु भार हैं वो दशमलव में आ रहे थे ना, फ्रैक्शनल आ रहे थे, ठीक है। तो वो इंटीजरल नहीं आ रहे थे, वो कैसे आ रहे थे, फ्रैक्शनल, यानी पूर्ण संख्या नहीं आ रहे थे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, उसके आसपास तो आना ही चाहिए। तो उसके बाद बदला गया और बनाया गया मानक कार्बन 12 को। तो ये आप सभी जानते हैं, हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई, मानक वैल्यू बनाई, वो होती है 1/12 यानी 1/12 इंटू द्रव्यमान या कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार हमने ले लिया,
ठीक है, और इसको हमने बना दिया अपनी मानक, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब देखो, ये तो हमारी प्रॉब्लम है, हमें कार्बन के एक परमाणु का भार पता ही नहीं है। हाँ तो मत होने दो, आज नहीं है ना, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन मुझे इसका असली माप मिल जाएगा, इसका असली परिमाण मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अब मुझे इस दुनिया में जिस भी तत्व का परमाणु भार बताना है, मैं उसे इससे कंपेयर करूंगा, इसके सापेक्ष में उसे निकालना शुरू करूंगा। तो कैसे निकलता है, वो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप आगे सीखोगे, है ना। वेपर डेंसिटी, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प घनत्व बोलते हैं, है ना। तो वो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो आप सीखोगे, अभी उस पर मत जाओ, रिजल्ट पे फोकस करो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने पर उनके पास कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हुए। तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के, अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, हमने क्या किया, जिसका हमें परमाणु भार पता करना है, उसके एक परमाणु का भार हमने इससे इसके सापेक्ष निकालना शुरू किया। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार जो था वो इस मानक का, इस वैल्यू का 16 यानी 16 गुना आ रहा था। तो ये बन जाएगा 1/12 इंटू C12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऑक्सीजन की जगह मैं कोई और ले लूं, मान लो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन, N लिख रहा हूं सिर्फ, के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, वो इसका कितना आ रहा था, 14 गुना आ रहा था। तो इसको ऐसे ऐसे लिख दो, अब इसको बार बार तो लिख नहीं रहा हूं मैं। ऐसे ही मान लो मैंने सल्फर ले लिया, तो जो सल्फर था, सल्फर के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, तो बताओ वो कितना आ जाएगा, वो 32 गुना आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अलग अलग तत्वों के परमाणु भार को इस मानक वैल्यू के साथ क्या करना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया, इसके सापेक्ष निकालना शुरू किया, ठीक है। अब वही बात है, वही सिलेंडर वाली, या तो मैं बार बार मास ऑफ सिलेंडर लिखूं, या सिलेंडर का द्रव्यमान या भार लिखूं, या मैं बार बार इसको लिखूं। अब देखो ना कितनी बड़ी वैल्यू, मैं तो लिखी ही नहीं, इसके बाद सीधी लाइन बना दी। तो हाँ, अरे हम भाई मॉडर्न लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, हम इतना काम थोड़ी कर सकते हैं, हम लोग आलसी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको यूनिट बनाते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, क्या दूं, x दे दिया। तो अब बताओ ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, 16x, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14x, इसका हो जाएगा 32x। आपको चाहिए आप किसी और का नाम दे दो, है ना। इसका नाम आपने दिया बबलू, तो ये हो गए 16 बबलू ये हो गए 14 बबलू, और ये हो गए 32 बबलू। तो इस तरह से आप यूनिट बनाते हो। तो हमने क्या किया, हमने नहीं किया, हमारे जो वैज्ञानिक भाई थे उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो हम इसे AMU बोला करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। आज की बात ये चीज मेरे पास बन गई है, एक AMU, एक AMU, या फिर आप इसे एक और नाम से जानते हो U। तो आई होप आपने ये तो कॉपी कर ही लिया होगा इतना सा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। तो एक AMU, या फिर आप इसे एक U भी बोलते हो। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। क्या होता है, एकीकृत द्रव्यमान होता है। और ये जो एक AMU है, बताओ ये किसके बराबर आ गया है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। ठीक है, तो हम इसे AMU भी बोल सकते हैं या U भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई एक AMU। अब देखो जैसे ही एक AMU हुआ, बताओ ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना आ गया, 16 AMU। नाइट्रोजन का कितना आ गया, 14 AMU। सल्फर का कितना आ गया, 32 AMU। तो इस तरह से आपने अलग अलग तत्वों के परमाणु भार लिखना शुरू कर दिए। तो बस यही होता है आपका सापेक्ष परमाणु भार, या फिर आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हो। तो आओ इसका अब एक फॉर्मूला बनाना चलते हैं कि अगर आप किसी भी तत्व का सापेक्ष परमाणु भार लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, सापेक्ष परमाणु भार,
जिसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में। वो कैसे निकालूं, तो वो भी मैं आपको रटवाता नहीं हूं, एक बार आप इसे कॉपी करो, मुझे जगह दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, अब हम सापेक्ष परमाणु भार का एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है, सूत्र जिसे आपको याद नहीं रखना है, आप खुद बना सकते हो। और उसके लिए हमको दोबारा से कहाँ चलना पड़ेगा, फिजिक्स के पास चलना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास कोई एक चीज़ है, कोई पदार्थ है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका भार मान लो 20 किलोग्राम, ठीक है, और ऐसी कोई दूसरी चीज़ है B जिसका मास मान लो 50 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ A का भार, A का भार B के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष, यानी हम इसे बोलेंगे मास ऑफ A रिलेटिव टू B। और फिर मैं निकालना अच्छा, ये बता सकता है मुझे कितना आएगा, A का भार B के सापेक्ष कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, कितना आएगा 2/5। कैसे निकाला आपने भाई, आपको A का भार B के सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमारे पास A का भार कितना था, 20 किलोग्राम था, और B का भार कितना है, 50 किलोग्राम है। तो बताओ A का भार B के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2/5। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मुझे तो B का भार बताओ A के सापेक्ष, B का भार किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, ये बता दो चलो। हाँ बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, ये कितना हो जाएगा, 5/2। अच्छा बताओ इसकी जो वो मात्रक होगा, जो इकाई होगी वो क्या होगी, यूनिट। हाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ये मात्रक रहित रहेगा या फिर इकाई रहित होगा। अंग्रेजी में बोले तो दिस विल बी यूनिटलेस। कैसा होगा, यूनिटलेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, ये इकाई विहीन है, इकाई रहित है, इकाई विहीन है। तो ऐसा ही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप बताओ आपकी जो मानक था, आपका जो मानक था वो मानक कौन था, 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, यही था। इसी के सापेक्ष आप क्या निकाल रहे हो, अपना परमाणु भार निकाल रहे हो ना। चलो अब मान लो मुझे ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालना है, कौन सा, सापेक्ष परमाणु भार, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ किया, जिसके सापेक्ष निकालते हैं, जिसके रिलेटिव निकालते हैं, उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पर ना, इसको तो हटा रहा हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे को आपको समझाने के लिए चाहिए था। अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ सापेक्ष भार किसका, ऑक्सीजन का, तो हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन का सापेक्ष भार। तो बताओ कैसे निकालेंगे, जिसका भार निकालना है उसमें जिसके सापेक्ष निकालना है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार लिखेंगे, और बताओ इसको इसमें भाग देंगे किससे, जिसके सापेक्ष निकालें, यानी 1/12 इंटू क्या करोगे, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, यही करोगे। अगर आप इसे नाइट्रोजन लिखते तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, और उसको इस वैल्यू से क्या करते हैं, आप भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको जिस परमाणु का सापेक्ष परमाणु भार या जिस तत्व का सापेक्ष परमाणु भार निकालना है उसके आप एक परमाणु का भार लिखोगे। सो तत्व के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, और उससे आप भाग दोगे, इसमें भाग दोगे किससे, इससे 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ठीक है। तो ये परिभाषा, ये सूत्र आपको याद नहीं रखना है, खुद बनाना आना चाहिए। भाई जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उससे भाग दे देंगे। तब आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार क्या था, 16, वो था 16 AMU लिखा था मैंने। और बताओ ये चीज क्या है, हाँ ये चीज हो गई 1 AMU। तो देखो AMU से AMU गया, ऑक्सीजन का सापेक्ष भार कितना आ गया, 16, और ये इकाई विहीन होगा, यूनिटलेस होगा, जो ना समझाया। जब आप सापेक्ष भार निकाल रहे हो, रिलेटिव निकाल रहे हो, तो वो एक यूनिटलेस
क्वांटिटी आती है, यानी वो एक इकाई विहीन मात्रा आती है, तो ये इकाई विहीन होगा। तो ये बन गया आपके पास सापेक्ष परमाणु भार। अब कई बार क्या होता है ना, आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिसमें वो इसको मानक को बदल देगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अभी का ऑक्सीजन का बताओ परमाणु भार कितना है, 16। अब मैं आपसे कहूं कि यदि 1/12 की जगह 1/6 को मानक मान लिया जाए, ठीक, तो बताओ ऑक्सीजन का नया परमाणु भार कितना होगा। ओ लिख रहा हूं मैं ना, ऑक्सीजन का नया परमाणु भार कितना होगा। लो साहब बताते हैं, अभी बता देते हैं। भाई हमारा मानक था ये, तो इस मानक को तो हटा दो। तो अगर हम पहले पुरानी कंडीशन देखेंगे, पुरानी परिस्थितियां, ठीक है, तो अगर हम पुरानी परिस्थिति देखें, इसको मैं परिस्थिति 1 बोल रहा हूं। तो पुरानी परिस्थिति में क्या है, हमने जो ऑक्सीजन का सापेक्ष परमाणु भार लिखा, ठीक है, मैं इसको साभा है ना, रिलेटेड एटॉमिक मास ऐसे लिख रहा हूं, किसका, ऑक्सीजन का। वो कितना होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा, और उसमें हम किससे भाग देंगे, 1/12 से। इसको पूरा लिख रहा हूं ऐसे। अब नई परिस्थिति क्या है भाई, जो नई परिस्थिति है, जिसे आप चाहो तो परिस्थिति 2 भी लिख सकते हो, उसमें क्या है, आपने मानक ही बदल दिया। तो मानक बदल दिया तो अब क्या होगा, जो नया परमाणु भार होगा, नया सापेक्ष परमाणु भार, बताओ किसके बराबर होगा। ऊपर तो वही रहेगा ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, पूरा लिख रहा हूं, आप लिख लेना। यहां पर जिससे भाग देंगे 1/12 की जगह 1/6 आ जाएगा, सॉरी 16 लिख दिया, और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, रहेगा। इसको लिख देते हैं O1 और इसको लिख देते हैं O2। ये तो हम जानते हैं, O1 का जो मान आता है वो आता है 16, और O2 का मान हमें निकालना है। तो क्या करो, ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, ये है 1 और ये है 2। तो आपका जो इक्वेशन 2 है उससे 1 में आप भाग दे दो, ठीक है। तो ये तो आपने लिख ही लिया है, फॉर्मूला भी लिख लो ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ O2/O1। अब देखो, ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार बटा, नीचे आ जाएगा ये 1/6 इंटू कार्बन के एक परमाणु का भार। इसमें आप भाग दोगे इससे, तो नीचे आएगा ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, और ऊपर चला जाएगा 1/12 कार्बन के एक परमाणु का भार। तो देखो ये इससे गया, इसने इसको काट दिया, 6 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, 1/2। तो जो O2 का मान है, O2 का मान वो O1 का आधा होगा। O1 कितना था, 16, O2 का भार कितना हो जाएगा, 8। तो ये O2 का नया परमाणु भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया परमाणु भार। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको ये सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो रटने की बात नहीं, उन्होंने समझा दिया है कि कैसे हम सापेक्ष परमाणु भार निकालते हैं। चलिए अब करते हैं इन सब की समरी, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या याद रखना है। तो ये सब मैंने बता दिया है, फटाफट से इसको आप लिख लो, पोज करके भी लिख सकते हो गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप समझें मेरी बात, हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें से हमें क्या लेकर चलना है, ठीक है। सार क्या है, वो सार देख रहे हैं हम, समरी। तो मैंने आपको सिखाया कि किसी भी तत्व के लिए, मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के लिए मैं 2 चीज़ें लिख सकता हूँ, एक 16 और एक लिख सकता हूँ 16 AMU। क्या लिख सकता हूँ, 16 AMU और 16। आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, आपको ये समझाना ना चाहिए कि 16 का मतलब। तो ये 16 क्या है, 16 यहाँ पर ऑक्सीजन का सापेक्ष परमाणु भार है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। 16 MU क्या होगा, हाँ 16 MU को आप परमाणु भार बोल सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोलूं, आप इसे ना परमाणु भार याद मत रखना, आप इसे ऐसे याद रखना, ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है। किसका भार है, एक परमाणु का भार है। तो अगर आपसे कोई बोले ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार बताओ, तो
अभी आप उसे बोलोगे 16 AMU। वैसे भार की जो इकाई होती है वो ग्राम होती है या किलोग्राम होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस समय तक ऐसा कोई यंत्र नहीं था जो एक परमाणु का भार निकाल सके। जिस दिन वो यंत्र मिल गया उस दिन हम कार्बन के एक परमाणु का भार निकाल लेंगे। उसको 12 से भाग देने पर आपको इस AMU का असली मान मिल जाएगा ग्राम में या किलोग्राम में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्योंकि अभी हमारी सारी चीज़ें इसके सापेक्ष है, इसीलिए हम इसे सापेक्ष परमाणु भार बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और एक ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस पे मैंने प्रश्न लेके आपको समझा भी दिया। चलिए, तो आज वो समय आ चुका है जब आप कार्बन के एक परमाणु का भार निकाल सकते हो। तो हमारे पास एक यंत्र आया जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर को तो स्पेक्ट्रोमीटर ही बोला जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो छोटे छोटे कणों का मास आपको बता सकता है। तो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर ने मुझे बताया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार है, एक परमाणु का भार वो आता है 1.99 इंटू 10 की घात माइनस 23 ग्राम। ये कार्बन के एक परमाणु का भार है। अब आज मुझे पता लग गया, तो देखो आज मुझे पता लग गया, तो आज मुझे ये भी पता लग गया कि एक AMU कितना होगा। ये तो गांव का बच्चा जानता है कि एक AMU किसके बराबर होगा, 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार होगा ना। तो देखो 1/12 और एक कार्बन परमाणु का भार कितना है, 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 20, 10 की घात माइनस 23। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगी 1.66 10 की घात माइनस 24। तो अब देखो मुझे यहाँ से एक AMU क्यों मिलेगी, तो आपको ये याद रखना है आज के बाद एक AMU या फिर एक U, दोनों का ही जो मान होगा वो 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम होगा। किलोग्राम में बदलना चाहो तो आप बदल लेना। और जैसे ही मुझे पता लग गया, अब मैं ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार ग्राम में बता सकता हूं। तो अगर कोई मुझसे बोले कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं इसको काम में लेने वाला हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार ग्राम में, तो बताओ कितना हो जाएगा भाई, होता है 16 AMU। तो हमने सीख लिया, ये रहा एक परमाणु का भार। अब आपको पता लग गया AMU ग्राम में कितना है, तो बन जाएगा 16 गुना 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। और इस तरह से आप अब किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार ग्राम में भी लिख सकते हो। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, धीरे धीरे। पहले एक चीज सीखी कि कैसे हम परमाणु भार को परिभाषित करते हैं, फिर हम सीखा कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और अब हमने सीखा कि जो हमने सापेक्ष निकाला था अब उसे हम कैसे ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ ये सीखने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूँ एक और बड़ी काम की चीज़, अत्यंत महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा आपके काम में आएगी। ये सब तो बेसिक्स थे, इनको आपको रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। धीरे धीरे यूज़ करते करते आप इनमें और अच्छे होते जाओगे। अब देखो, इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण टर्म केमिस्ट्री के लिए, मोलर भार। क्या? मोलर भार। इसे हम मोलर मास भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर भार को समझने के लिए सबसे पहले आपको मतलब समझना चाहिए एक मोल का। एक मोल क्या है, इसकी जो परिभाषा है वो तो मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ एक मोल का मतलब समझा रहा हूँ। एक मोल का कुछ भी मतलब नहीं होता, एक मोल का मतलब होता है ये नंबर 6.023 गुना 10 की घात 23। इसको आप कण बोल दो, ठीक है? इतने कण होता है। अब ये कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक मोल का मतलब ये नंबर है। इसे हम, हाँ बहुत अच्छी बात है, इसे आप जानते हो, इसे हम आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। आवोगाद्रो संख्या है ना, एवोगाद्रोस नंबर इंग्लिश में।
अवोगाद्रो स्थिरांक भी बोलते हो आप। स्थिरांक में और संख्या में फर्क है, अभी बताता हूं, ठीक है। कुछ लोग इसे अवोगाद्रो स्थिरांक भी बोल सकते हैं चाहे तो, अवोगाद्रो स्थिरांक। तो स्थिरांक क्या होते हैं? स्थिरांक की यूनिट होती है, स्थिरांक की यूनिट होगी मोल, मोल की घात -1, ठीक है। पर मोल बोलते हैं इसे हम, ठीक है। जबकि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये इकाई विहीन होता है, यूनिटलेस होता है, संख्या। तो अभी तो आपको फोकस करना है, एक मोल का मतलब ये नंबर है, जिसके आगे मोल लग गया वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ये मेरे पास चौक होल्डर है, तो अगर मैंने आपसे बोल दिया 1 मोल चौक होल्डर, 1 मोल चौक होल्डर, अब इसकी भी हिंदी नहीं बताऊंगा, है ना। हाँ, तो आपके पास कितने चौक होल्डर हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23। आप सोचो आपके पास 1 मोल रुपए आ जाए, अरे वाह, मजा आ जाएगा जिंदगी का ना। 1 मोल रुपए, 1 मोल रुपए का मतलब कितना हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23। सारे खानदान मिलकर खर्च करना शुरू करें तब भी खर्च नहीं कर पाएंगे। तो 1 मोल कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दो। 1 मोल का मतलब ये नंबर है, जिसके आगे आपने मोल लगा दिया वो इस नंबर में बदल जाएगा। 1 मोल पंखे, इतने पंखे। 1 मोल कारें, इतनी कारें। 1 मोल इंसान, इतने इंसान। ठीक है, समझ में आ गया भाई 1 मोल क्या होता है। तो अगर आपको 1 मोल समझ में आ गया तो अब आपको लिखनी है मोलर भार की परिभाषा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मोलर भार क्या होता है? मोलर भार किसी भी पदार्थ के, या किसी भी चीज के, सिर्फ पदार्थ ही नहीं, आदमी, कंप्यूटर, पंखे वंखे, ट्रेन, गाड़ी, प्लेन, सबके लिए लगा सकते हो। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का भार, 1 मोल का भार ग्राम में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका मोलर भार बोलते हैं। दुनिया की किसी भी चीज के 1 मोल का भार अगर आप ग्राम में निकाल दो तो उसे हम उसका क्या कहते हैं? मोलर भार बोलते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा भार अभी लॉकडाउन में बढ़ गया है ना, और 76 हो गया, 76 किलो। ठीक है, ये चलो मेरा बाद में निकालेंगे, पहले तो हम इसका निकालते हैं, चौक होल्डर का, है ना। तो ये चौक होल्डर है, और इस चौक होल्डर का, एक चौक होल्डर का भार मान लो 5 ग्राम है। ये चलो 15 ग्राम का होल्डर है ये। मुझे इस चौक होल्डर का मोलर मास निकालना है, तो बताओ कैसे निकालूंगा भाई? मोलर भार क्या है? मोलर भार है 1 मोल का भार। तो बताओ, अगर मेरे पास पहली चीज तो 1 मोल चौक होल्डर होंगे तो उसमें कितने होल्डर्स होंगे? तो वो हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ 1 मोल चौक होल्डर में इतने चौक होल्डर होंगे? कुछ नहीं है, बनिए का हिसाब है, सिंपल। 1 पेन 5 रुपए का, तो बताओ 2 पेन 10 रुपए के, 100 पेन 500 रुपए के, 1000 पेन 5000 रुपए के। करते हो ना? वही काम यहां करना है, ध्यान से देखना। बताओ एक चौक होल्डर का मास कितना है? 15 ग्राम। बताओ 1 मोल चौक होल्डर का मास कितना होगा भाई? 1 मोल में इतने चौक होल्डर है, 1 का मास 15, तो 1 मोल चौक होल्डर का भार यानी उसका मोलर भार, है ना, मोलर भार। बताओ कितना हो जाएगा? एक चौक होल्डर के भार को, 1 मोल में कितने चौक होल्डर होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। अच्छा, एक चीज मैं भूल ही गया, लाहौल बिला कुव्वत, इसको हम Na के नाम से बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, है ना। Na का मतलब इतना नंबर, ये Na। तो मैं इसको चाहूं तो 15 इंटू Na लिख सकता हूं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़। अब मेरा मोलर भार निकाल। जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन में मेरा भार बढ़कर 76 किलो हो चुका है। पहले मैं 74 किलो का था, अब मैं 76 किलो का हूं, शायद हो सकता है उससे ज्यादा का भी हो गया हूं। ठीक है, तो मेरा मास, चलो PS लिख लेता हूं मैं अपने आप को, तो मेरा भार जो है वो 76 किलोग्राम है। बताओ क्या आप इस PS का मोलर भार निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। निकालें? चलो निकालते हैं भाई। ये मैं एक यूनिट हूं, मैं अकेला हूं, मेरा भार इतना है। अब अगर आप मेरा मोलर भार निकालना चाहो तो मुझ जैसे कितने होने चाहिए? बताओ मुझ जैसे कितने होने चाहिए? 1 मोल। 1 मोल मतलब इतने सारे। हे भगवान, इतने सारे हो गए तो आप कैसे? एक को संभालना भारी हो रहा है, इतने सारे को कैसे संभालोगे? ठीक, तो अगर इतने सारे हो गए तो ठीक है, अब हो गए। तो एक का भार है 76 किलोग्राम, तो एक का भार गुणा कितना कर दो? 6.023 इंटू 10⁻23। ये ऐसा बोल दो 76 Na। बताओ क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी चीज पे आप ध्यान देना,
मोलर भार, मोलर मास हमेशा 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 ग्राम में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? ग्राम में। नहीं वो वाले ग्राम में नहीं, विलेज में नहीं, यूनिट वाले ग्राम में, है ना। पता पड़ा कि आप गांव में ले जाकर लिख रहे हो मोलर भार, है ना। तो ग्राम में लिखा जाता है। ये किस में आया है? तो किलोग्राम था। तो सबसे पहली चीज, आप एक यूनिट का भार निकालोगे ग्राम में, तो 76,000 ग्राम। ये तो मेरा अकेले का मास है। अब अगर मुझ जैसे इतने हो गए तो उन सबका मास मिलाकर कितना हो जाएगा? अब मैं बार बार नहीं लिख के Na के टर्म्स लिखूंगा, तो इनटू Na ग्राम है। अब आपके पास कोई और चीज है, मान लो आपके पास एक पंखा है 10 किलो का, तो बताओ उसका मोलर मास कितना होगा? हाँ, 10,000 Na ग्राम, है ना। आपके आसपास कोई चीज दिख रही हो, उसका मोलर मास निकालो। चीजों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना सीखो। आसपास की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करो, अच्छे से याद होगा, बहुत बढ़िया से याद होगा। आज घूमते फिरते ना पापा से पूछना, पापा आपका भार कितना है? इतना। पापा ये देखो आपका मोलर भार ये रहा। वो भी आप निकाल के दे सकते हो, ज़रूरी नहीं पापा हो, पता पड़ा कि एक भार यहाँ पे छप गया है ना, ऐसा भी मत करना। चलो, तो हम देख रहे हैं कि मैंने एक चीज़ समझ ली कि मुझे इस दुनिया की जिस भी चीज़ का मोलर भार निकालना है, मैं उसकी एक यूनिट का, एक इकाई का भार किस में लिखूंगा? ग्राम में, और उसको गुणा कर दूंगा Na से। तो एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला बन गया। याद मत रखना, रटना नहीं है, देखो और भूल जाओ, जैसा समझा रहा हूं। तो अगर मोलर भार निकालना है किसी भी चीज का, तो आपको लिखना है एक इकाई का भार, एक इकाई का ग्राम में भार, ग्राम में भार, और उसको आप किससे गुणा कर दोगे? Na से। ठीक है, चलो, तो ये तो ही नॉर्मल बातें, जनरल बातें। अब आते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर, रसायन विज्ञान के ऊपर आते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि एक्चुअली इस मोलर भार का मतलब क्या है। तो देखो, मोलर भार का मतलब क्या है। जैसे मान लो मुझे निकालना है अब मोलर भार ऑक्सीजन का। अंग्रेजी वाला आदत पड़ी हुई है ना, थोड़े धीरे, समय के साथ बदलेगी। तो ऑक्सीजन का मोलर भार मुझे निकालना है। चलो निकालते हैं ऑक्सीजन का मोलर भार। क्या करेंगे? अगर मुझे ऑक्सीजन का मोलर भार निकालना है, तो मैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑक्सीजन के एक अणु का, एक परमाणु का भार लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, लेकिन वो भी किस में लिखना पड़ेगा? ग्राम में, है ना। और फिर मैं उसको किससे गुणा कर दूंगा? एवोगैड्रो संख्या Na से। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह में अगर नाइट्रोजन लिखता तो उसके लिए भी काम करता। तो आओ एक बार रख के देखते हैं। तो बताओ ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? नहीं 16 नहीं, 16 AMU। कितना लिखोगे? 16 AMU। चीज़ों पे ध्यान दें, इनटू Na, एवोगैड्रो संख्या। क्या ये ग्राम में आ गया? नहीं, हमें तो भार किस में लिखना है? ग्राम में। अब इसे बदलो ग्राम में। तो ये तो गांव का बच्चा जान चुका है, AMU की वैल्यू, इसका मान कितना होगा? 1.66 गुना 10 की घात -24 ग्राम, और इसको आप गुणा कर दो एवोगैड्रो संख्या। चलिए इस ग्राम को इधर ले आता हूँ साइड में। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह में नाइट्रोजन लिखता तो बताओ यहाँ पे क्या फर्क पड़ता? हाँ 14 आ जाता। सल्फर होता तो 32 आ जाता, कैल्शियम होता तो 40 आ जाता, हीलियम होता तो 4 आ जाता ना। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ तत्व बदला तो सिर्फ ये बदलेगा, बाकी पूरा का पूरा मान क्या रहने वाला है? समान, सेम रहने वाला है ना। तो क्यों ना मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ। कर लेते हैं। देखो 10 की घात -24, 10 की घात 23, एक बचा 10 की घात -1। 1.66 को 1.7 लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। तो देखो 17 छिक्के 102, और पॉइंट लगा लो तो ये आएगा 10.2 गुना 10 की घात -1। देखो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 लिख सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपके पास मान है, इसका जो गुणा है वो 1 आएगा। यानी अब हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का मोलर मास भार कितना आ गया? 16 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 16 ग्राम। अब आप देखो, यहाँ नाइट्रोजन होता तो उसका कितना आता? हाँ 14 ग्राम। सल्फर होता तो 32 ग्राम, कैल्शियम होता तो 40 ग्राम। तो अब एक और चीज़ सीखने को मिल गई, अभी बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ देखो। बोलो बच्चों ये क्या था? AMU। बच्चों, मुझे बच्चों बोलना अच्छा लगता। तो देखो भाई, ये कितना था?
AMU के बराबर है ना, ये 1 AMU था और ये क्या था 1 Na। दोनों को गुणा करने पर मान आ गया 1। तो यहाँ से आपने एक और बड़ी काम की चीज़ सीखी, क्या कि 1 AMU और Na को अगर आप गुणा कर दो तो वो 1 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब 1 AMU 1/Na ग्राम के इक्वल होगा। इसको ऐसे ना स्टार बना लिया करो, जो चीज़ें बोलो ना बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लिया करो, अगर आपके पास हाईलाइटर है, या फिर स्टार लगा लिया करो। लग गया? तो चलिए, अब मैंने आपको परमाणु भार, सापेक्ष परमाणु भार और मोलर भार तीनों निकालना सिखा दिया। अब करते हैं इसका सार। आपको क्या ये सब आपको समझना था, याद नहीं रखना था। परिभाषा आपको खुद को समझानी आनी चाहिए, हर लाइन जो हमने लिखी है वो हमें खुद को समझ में आनी चाहिए। अब बताता हूं मैं आपको इसका सार। देखो, मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए 3 चीज़ें सिखाई, एक 16 AMU और एक मैंने आपको सिखाया 16 ग्राम। आपको इन तीनों में अंतर पता होना चाहिए, अंतर, डिफरेंस पता होना चाहिए। बताओ 16 क्या है? हाँ, अरे वाह, बिल्कुल सही। ये क्या है? इसका सापेक्ष परमाणु भार, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। बताओ 16 AMU क्या है? हाँ, यह है ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। और बताओ 16 ग्राम क्या है? यह है ऑक्सीजन का मोलर भार। क्या है? मोलर भार। तो इस तरह से हम एक तत्व के लिए, एक एलिमेंट के लिए ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं और मुझे इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, अब जाके हमें समझ में आया कि परमाणु भार क्या होता है, और एक बार परमाणु भार समझ में आ गया तो फिर हम अणु भार की भी बात कर सकते हो। आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको मिलवाता हूं अणु भार से। तो अब मैं आपको मिलवाता हूं अणु भार से, लेकिन अणु भार से मिलने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परमाणु भार लिखवा रहा हूँ जो आपको याद करने हैं, और उसके लिए कोई काम नहीं करना, वो यूज़ करते करते आपको काम में लेते लेते अपने आप याद हो जाएगा। तो लिखें और भूल जाएं, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। हीलियम का कितना होगा? 4। लिथियम का कितना होगा? 7। बेरिलियम का कितना होगा? 9। फिर आप आ जाओ, सोडियम का होता है 23, और आपका मैग्नीशियम जो है उसका कितना आ जाएगा? 24। एल्यूमिनियम इसका होता है 27। फॉस्फोरस का होता है 31। सल्फर का होता है 32। मेरे साथ साथ लिखते जाओ। क्लोरीन का होता है 35.5, ये 35.5 क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप आ जाओ, क्लोरीन के बाद आप कहाँ चलोगे? 35.4। पोटेशियम पे आ जाओ जिसका होता है 39, 39। कैल्शियम जिसका होता है 40, 40। क्रोमियम जिसका होता है 52, 52। मैंगनीज जिसका होता है 55, 55। आयरन जिसका होता है 56। कॉपर हो गया 63.5, 63.5। जिंक आपके पास हो गया 65। ठीक है भाई, ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा जो हाँ जहाँ सिखानी भी तो मुझे आपको, है ना। तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, चिंता ना करें आप। और जिंक के बाद आपकी सबसे ज़्यादा कौन काम में आता है? आप आ जाओ सिल्वर पर, सीधा जंप करते हैं 108 पर। एक ब्रोमीन और लिख लेना 80, ये भी काम में आता है। 108 के बाद आप किस पे आओगे? बेरियम एसिड कभी काम आता नहीं है इतना, पर 137, 137। उसके अलावा आप आ जाओ प्लेटिनम पे। प्लेटिनम होता है 197। फिर आप आ जाओ मरकरी जो कि होता है 200, और लेड 207, 208 कुछ भी हो सकता है। इसके ना वो होते हैं समस्थानिक, तो उनकी वजह से इसका मास बदलता है, तो वो आपको देगा, चिंता मत करो, पेपर में सारे देगा, बट स्टिल आपको ये सब पता होने चाहिए। तो लिख लो, जब काम में आए देख के काम ले लेना, और काम में आते आते आपको याद भी होने लग जाए। चलिए, ये सब लिखने के बाद अब हम चल रहे हैं आगे, और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं अणुभार। अणुभार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि आप जानते हो, अणु कई परमाणुओं के मिश्रण से बनता है। तो अणुभार की वैसी की वैसी परिभाषा हम लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, सापेक्ष परमाणु भार, वैसे ही आप सापेक्ष अणुभार भी लिख सकते हो। उसमें आप क्या लिखोगे? अगर आप सापेक्ष अणुभार लिख रहे हो तो आप ऊपर लिखोगे एक अणु का भार, और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? भाग दे दोगे 1/12 कार्बन के एक परमाणु का भार, उसी से वैसा का वैसा है। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो परमाणु भार है वो हमने इसी डेफिनेशन से कैलकुलेट किया है।
तो वहाँ कुछ बदलेगा तो यहाँ वो अपने आप बदल जाएगा। तो अब आप कुछ नहीं लिखोगे, आप सिंपल इतना सा लिखोगे कि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भार का योग, सभी परमाणुओं के भार का योग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अणुभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। कुछ नहीं करना, एक अणु में आपको जितने परमाणु दिख रहे हैं सबके भार को जोड़ दो, आपको उसका परमाणु भार मिल जाएगा। जैसे सबसे सिंपल जल H2O, H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का भार 2 गुणा 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का भार 1 गुणा 16, कितना आ गया? 18। तो ये हो गया जल का अणुभार। मान लो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जो बच्चे नहीं जानते हो नाम सुनना शुरू कर दें, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अम्लों का राजा। तो ये 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा सल्फर का हो गया 32 प्लस 4 गुणा 16, और इसका परमाणु भार कितना आ गया? 98। कभी कभी आपके सामने ऐसे अणु भी आ जाते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बच्चे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री है। डॉट का मतलब, इस फॉर्मूले में डॉट लगा मतलब इससे चिपका हुआ है। तो अगर कोई चिपका हुआ है, आपके ऊपर कोई चिपक गया, तो उसका मास तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा ना खुद के अंदर। तो वही काम है। मैग्नीशियम 24, क्लोरीन 2 गुणा 35.5 35.5 प्लस 6 गुणा, इस पूरे वाटर का भार कितना है? 18। इसको आप जोड़ लो तो 95 8 4 108, शायद 203 ग्राम आएगा, 203 आ जाएगा। फिर भी एक बार आप ठीक से चेक कर लेना और हमें इसका परमाणु भार मिल जाए। तो बस ये होता है परमाणु भार। अब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो सब यहाँ पर भी है। जैसे मान लो मैं जल की ही बात करता हूँ, H2O। तो H2O के लिए मैं फिर से 3 चीज़ें लिख सकता हूँ, एक 18 AMU और एक 18 ग्राम। हाँ, अब आपको डिफरेंस देखना आना चाहिए। डिफरेंस क्या है बताओ? 18 का मतलब क्या है? 18 क्या है इसका? 18 होगा इसका सापेक्ष अणु भार। बताओ 18 AMU क्या होगा? 18 AMU क्या होगा? जल के एक अणु का भार, जल के एक अणु का भार, एक अणु का भार है ना, एक H2O मॉलिक्यूल, एक H2O के मॉलिक्यूल का भार हो गया ये। अब यहां पर फिर से कुछ आए वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग, बोला ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफी है। बताओ जल क्या है? ये एक अणु है, और AMU क्या होता है? परमाणु भार इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। अणु के लिए तुम परमाणु कैसे यूज कर रहे हो? तो बोला चिल डूड चिल, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम लोड ना लो, हम इसे बदल देते हैं। तो हमने इसका नाम रखा 18U। लो राजी, अब आप इसे परमाणु के लिए भी लिख लो और आप इसे अणु के लिए भी लिख लो। तो 18U, U का मतलब क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं। U को हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफाइड मास, इसको ऐसे ही याद रखें। हिंदी में इसे बोलते हैं एकीकृत द्रव्यमान, सबके लिए समान, सबका यूनिट एक है ना। तो चाहे आप अणु के लिए यूज कर लो, चाहे आप परमाणु के लिए यूज कर लो, बस हो गया। और ये क्या हो गया? हाँ, ये हो गया जल का मोलर भार, जल का मोलर भार। अच्छा चलो एक चीज और समझते हैं ना, बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसमें गलती कर सकते हो। अच्छा बताओ, आपको जब जल का मोलर भार लिखना था तो आपने क्या किया? जल के अणु भार के आगे ग्राम लगा दिया। ऐसे ही जब आपको ऑक्सीजन का मोलर भार लिखना था, है ना, मोलर भार किसका? ऑक्सीजन का, तो आपने क्या किया? ऑक्सीजन के परमाणु भार के आगे ग्राम लगा दिया था। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो मोलर भार है, चलो अंग्रेजी की जगह हिंदी यूज करते हैं, अथवा, तो ये जो मोलर भार है इसको आप इसका ग्राम आणविक भार, या फिर और थोड़ा सिंपल बोलें तो आप इसे इसका ग्राम अणुभार भी लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये 16 ग्राम जो होगा ना, इसको मोलर भार तो लिख ही सकते हो, या फिर आप इसे इसका ग्राम परमाणु भार भी बोल सकते हो, या फिर ग्राम परमाणुविक भार बोल सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ग्राम परमाणु भार मतलब हम मोलर भार की ही बात कर रहे हैं।
या फिर ग्राम आणविक भार या ग्राम अणु भार जो है, तब भी हम उसके मोलर भार की बात करें। तो जब आपको कंपाउंड की शक्ल पता है, इस मॉलिक्यूल की, इस अणु की शक्ल पता है, तो उसके परमाणु भार के आगे आपको सिर्फ ग्राम लगाना है तो आपको मोलर भार मिल गया। इसीलिए हम इसका क्या बोलते हैं, ग्राम परमाणु भार। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ H2SO4 का ग्राम अणु भार कितना होगा, 98 ग्राम। बताओ इसका ग्राम अणु भार कितना होगा, तो 203 ग्राम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम अणु भार, परमाणु भार, एक छोटा सा टॉपिक और है, बस आज फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बेसिक सिखाएं, नेक्स्ट क्लास में आपको यहां से आगे लेके चलूंगा। तो देखें, अगर आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। एक और टॉपिक सिखाना है छोटा सा आपको। फिर देखो, आपका जो अगला एक और छोटा सा टर्म है, टॉपिक है, वो है सूत्र द्रव्यमान। ये भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है और कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। वैसे इसको समझोगे आप आगे जाकर, बट कोई अलग नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे अणुभार था, मॉलिक्यूलर मास था, वैसे ये होता है। ये किसके लिए होता है, किसके लिए काम में आता है? यह आयनिक पदार्थों के लिए काम में आता है, या आयनिक यौगिक भी बोल सकते हो, काम आता है। ठीक है? तो आयनिक यौगिक जैसे आपके पास हो गए NaCl हो गया, है ना, आपके पास KCl हो गया, MgCl2 हो गया, इनको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक पदार्थ बोलते हैं। तो इन आयनिक पदार्थों में क्या होता है, इनमें अणु नहीं होते हैं। जैसे आप इसे NaCl का एक अणु नहीं बोलोगे, जैसे है ना, तो यह NaCl का एक अणु नहीं है। यहां पर हम बोलते हैं ये एक फॉर्मूला यूनिट है, यानी ये एक सूत्र इकाई है। इनमें क्या बनता है, ये आप आगे चलकर सीखोगे कि NaCl में Na+ के चारों तरफ Cl-, Cl- की तरफ Na+ बनते हैं, और एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व वाली एक संरचना बनाते हैं, इसे हम जालक बोलते हैं। ठीक है, इसे हम आयनिक जालक बोलते हैं। तो अभिवानी लेके जाता हूँ, अभी आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे जल के लिए ये एक अणु था, ऐसे ही NaCl के लिए एक सूत्र है। इनमें सूत्र इकाई होती है, बिल्कुल अणु की तरह ही है। एक सूत्र का अगर आप मास निकाल दो, द्रव्यमान निकाल दो, तो उसे हम उसका सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, NaCl, तो NaCl का सूत्र द्रव्यमान निकालो तो इसका आएगा 58.5। तो ये इसका सूत्र द्रव्यमान है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है, जो इसका सूत्र है, उसी का आपने द्रव्यमान निकाल दिया। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए अणु नहीं बोलते हैं, उनके लिए अणु नहीं होता, उनके लिए क्या होता है, सूत्र होता है। ये इसका सूत्र है, ये KCl का सूत्र, तो एक सूत्र इकाई है। एक सूत्र इकाई का भार निकालो तो 39 + 35.5, 74.5, 74.5, ये इसका सूत्र द्रव्यमान होगा। इसका सूत्र द्रव्यमान 95 होगा, और उसी के आगे अगर आप ग्राम लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, उसका मोलर भार। तो ये इसका सूत्र द्रव्यमान है, और ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर भार हो जाएगा। तो कई जगह आपको सूत्र द्रव्यमान नाम लिखा हुआ मिल सकता है, तो सब कंफ्यूज मत होना। जैसे एक अणु भार होता है, वैसे ही सूत्र भार होता है। बस जो आपके सहसंयोजक कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके लिए हम अणु शब्द यूज करते हैं, और जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके लिए हम लोग सूत्र शब्द यूज करते हैं। अणु की जगह हम उसे सूत्र या फिर सूत्र इकाई बोलते हैं। चलिए, तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। आज मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सिखाई है, जिनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर को ठीक से रिवाइज करें, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कही है उनको समझने की कोशिश करें और खुद को समझाने की कोशिश करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जैसे मैंने आपको ये सब निकालना सिखा दिया, मैं आपको मोल निकालना सिखाऊंगा। मोल निकालना सीखेंगे, मोल को परिभाषित करेंगे, मोल के द्वारा हम अलग अलग चीज़ें निकालना सीखेंगे। अलग अलग चीज़ों से पहले हम मोल निकालना सीखेंगे, फिर मोल के द्वारा हम परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें।